बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपका ईद का पहला दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरा होगा और कुर्बानी में गोश्त बांटते, गोश्त रिसीव करते या खाते हुए गुजरा होगा। दूसरा दिन ज़्यादा मिलने मिलाने का होता है। ख़वातीन जो हैं वो अपने मैके जाती हैं, स्पेशली खाने का अहतमाम किया होता है, या जो है वो गेस्ट को आप रिसीव कर रहे होते हैं और मेज़बानी कर रहे होते हैं। और ये सारा हुस्न जो है वो आपसी ताल्लुकात और हुस्न सलूक से ही होता है, वो चाहे रिश्तेदारों से हो या हमसायों से हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि ईद सिर्फ मेरी और आपकी नहीं है, हमारे इर्द गिर्द तमाम लोगों की है। अपनी खुशियों में सब लोगों को शामिल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हम भी जैसा कि हर साल आपके साथ मौजूद होते हैं, हमारी ईद तो आपके साथ ही गुजरती है। ईद का दूसरा दिन है और हमारे स्टूडियो में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डीजी एक्साइज मौजूद हैं, रफाकत अली साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली साई साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। साई साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक जी आपको। आपको भी ईद मुबारक। सर क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक। कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। ईद हमेशा खुशियाँ लेके आती है और एक तरह से कनेक्शन डेवलप होता है सारी फैमिली का आपस में और रिश्तेदारों का, जिनसे आप पूरा साल, हम तो ज़ाहिर है सिविल सर्विस जो है बहुत मुश्किल से हमारा कनेक्शन होता है अपने फैमिली से भी और रिलेटिव से भी। तो ईद के मौके पर ये एक हमें एक एडिशनल उसका एडवांटेज ये हासिल होता है, एक गोल्डन चांस होता है, सारों से आप मिलते हैं। मैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से हूँ तो सारे रिश्तेदार वगैरह मिलने के लिए आ भी जाते हैं, तो वो एक अच्छा दिन गुजर जाता है, सारों से मुलाकात। क्या बात है। सही साहब आपका पहला दिन कैसा गुजरा? बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। पहले दिन ड्यूटी की है, सुबह सुबह पहले ज़बरदस्त क्या था, वो तो आप रोज़ ही करते हैं। सीमल सुबह सुबह मैं उठा हूँ, घर से निकला हूँ, गाँव से निकला हूँ, लाहौर आया हूँ। पहले जेल खाना जात में नमाज़ पढ़ाई है, फिर पुलिस लाइन में नमाज़ पढ़ाई है और फिर ड्यूटी पे। कितनी नमाजें पढ़ी हैं? एक तो मैंने पढ़ दी थी, बाकी फिर यहाँ पे आके बाकी सिर्फ पढ़वाई हैं। और उसके बाद फिर मैं गाँव चला गया ड्यूटी ख़त्म करके, आज फिर वापस आ गए। अच्छा रफाक साहब, बड़ी ईद पे ज़्यादा मुझे लगता है कि मिलने मिलाने से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी होती है। तो ये फरीज़ा आप खुद करते हैं, करवाते हैं, क्या ट्रेडिशन? जी एक्चुअली मैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं जैसे पहले बताया, तो मैं ईद कोशिश करता हूँ कि अपने गांव में करूँ। मैं बेसिकली चिन्योट ज़िला में एक तहसील लालियाँ है, वहाँ पे मेरा गांव है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनिशियल सर्विस के दिनों में तो ये मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी जब हम फील्ड पोस्टिंग्स पे होते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ इस तरह की होती है कि हम ईद वाले दिन घर पे नहीं जा सकते। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं ईद कोशिश करता हूँ। इस बार मुझे मौका मिल गया तो मैं गांव में ही था। तो वहाँ पे ये होता है कि हमारा जो कल्चर है वो इस तरह से है कि 4 भाई हैं, तो चारों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक तो करनी होती है। वहाँ पे हमारे पास जो कसाई की सर्विसेज हैं वो वाफिर मकदार में अवेलेबल होती हैं। गांव रूरल एरियाज़ में यूजुअली हर बंदा ही ये कर सकता होता है। और आप लाहौर में अगर आपने ईद की हो तो आपको बताओ, यहाँ भी वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। मौसमी कसाई बड़े निकल आते हैं, अनट्रेंड होते हैं जो लाहौर और बड़े शहरों में होते हैं। कसाई हम उन्हें कहते हैं, कसाई जो होते हैं। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि इमाम मस्जिद जो है वो नमाज के बाद यूजुअली उनको हम प्रेफर करते हैं कि वो आके ज़बा करें। अच्छा। तो फिर जो उसके बाकी लवाजमात हैं वो कसाई आके करता है। यहाँ पे तो ये सिचुएशन थी कि मेरे एक बड़े सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मोहल्ले के हैं, उन्होंने कहा कसाई चाहिए पिछले साल, तो कसाई मिला नहीं। इस साल मैंने कोई 4 दिन पहले ही उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई एक बकरे की गुंजाइश रखनी है। उसने कहा साई साहब सिर्फ आपकी वजह से रख रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास बुकिंग बहुत है। कसाई जो है वो ईद के दिनों में तो तौबा, आप मुंह मांगी कीमत भी दे रहे हो तो उनकी बुकिंग्स इतनी ज्यादा चल रही होती है। अब तो महंगाई हो गई है, ईद से पहले दर्जी तंग करते हैं, ईद के दिन कसाई तंग करते हैं। नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, वो कहते हैं कि कसाई कहता है इस पे बड़ा फर्क पड़ा है, दर्जी को बड़ा मसला है। तो फर्क तो पड़ा है साई साहब, एक चीज महंगी हो गई है तो क्यों ना लोग फिर अपने रेट्स भी बढ़ाएं। नहीं, ईद पे आपने इस तरह की बात नहीं करनी, वो वैसे ईद पे इस तरह की बात नहीं करनी क्योंकि खुशियों की बात है। और जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि अपने साथ साथ दूसरों को भी याद रखें और ज़रूर उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। महंगाई, हालात ख़राब, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बहुत है सोसाइटी में। कोशिश करें कि इन 3 दिनों में आप उसको कम कर सकें और ये बड़ा ज़रूरी है। रफाक साहब, आपने कहा कि पहले आप चूँकि जूनियर थे तो फील्ड में आपकी पोस्टिंग लगती थी शुरू के सालों में, अब आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपका स्टाफ फील्ड में होता है अभी भी, आपका डिपार्टमेंट एक्साइज, कैसे उनको मोटिवेट रखते हैं? लीडरशिप का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जी एग्जैक्टली, लीडरशिप तो काम ही ये है कि आपने बेसिकली 2-3 मॉडल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। एक तो ये होता है कि आप
स्ट्रेट अवे जो है उनको आइसोलेट करके तो उनको आप अंडर प्रेशर रखें और हर वक्त उनको करें। एक जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दुनिया भर में चलता है वो ये है कि उनके लिए कोई मोटिवेशन भी ज़रूरी होती है, तो उसमें लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उस पर कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से ब्रीफ कर पाऊँ अपने सबॉर्डिनेट जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उन सारे स्टाफ को, और उस हिसाब से उनको कोशिश करता हूँ कि मोटिवेट करूँ ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है वो एक ज़िम्मेदारी समझ के करें, ना कि एक मजबूरी समझ के करें। तो इसके रिजल्ट्स भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी, अभी भी वगैरह भी होते हैं स्टाफ के एग्जैक्टली रिवॉर्ड्स होते हैं हमारे एक्साइज एक्ट के में ये प्रोविजंस हासिल हैं, हमें बजट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि हम टैक्सेशन कलेक्ट करते हैं, तो हमें ये एक क्वेश्चन मिलता है कि हम जो भी अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं एनुअली जिनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उनको ऑनरेरियम्स भी देते हैं और अवार्ड्स भी देते हैं। अब मैं यहाँ से सर को रिक्वेस्ट करनी है, चूँकि अब इन्होंने 100% से अबव जो है वो इनके डिपार्टमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है, तो मैं ये सर से रिक्वेस्ट करनी है कि जो बेस्ट परफॉर्मर हैं उनको आपने अवार्ड देने हैं। उसका बाकायदा पिछली दफ़ा भी एक पूरी सेरेमनी हुई थी जिसमें लोगों को बुलाया गया था, तो आपने इस रवायत को बरकरार रखेंगे तो लोग बेहतर काम करेंगे। पिछले साल से भी बेहतर रिकवरी हुई है, एक्साइज ने बड़ा पैसा इकट्ठा करके दिया है, तो जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस रवायत को बरकरार रखें और आपने वो सेरेमनी कराई। अच्छा साई साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप बड़े सालों से एक्साइज को कवर भी कर रहे हैं और आपकी ये बीट भी है, रफाकत साहब तो हैं ही, लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बहुत मुश्किल काम है, टैक्स कलेक्शन, लोगों की जेबों से पैसे निकलवाना। ईद के दिन मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये राज ना खुलवा लेती हूँ आज के, ये जो हदफ पूरा कर लेते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सीमल पहले तो ये था कि एक्साइज के पास बड़ी पावर्स थी, आप देख रहे सड़कों पे नाके लगते थे, सीमल की गाड़ी रुकती थी तो अली साई को फ़ोन आता था मेरी गाड़ी फलां जगह पे रुक गई, फलां जगह पे रुक गई। तो अब वो नाके भी कम हो गए हैं, ख़त्म कर दिए। और सबसे जो मेन चीज़ थी कि तालाबंदी करते थे, घर को सील करते थे, फैक्ट्री को सील करते थे, अब कोर्ट ने वो भी डायरेक्शन दी है, उसके बाद वो तालाबंदी भी बंद हो गई। ये फिर इनके स्टाफ के पास वो सहूलियात नहीं हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स के पास, कोई शाज़ो नादर गाड़ियाँ होंगी, बल्कि मैं चूँकि डीजी ऑफिस रोज़ाना जाना होता है, मेरे घर के करीब है, जी। तो जब भी जाएं वहाँ पे यकीन करें एक इनका लाहा अफसर है, वो तो हमेशा यही कहता है मेरी गाड़ी ख़राब है, किसी के पास 4 मॉडल है, किसी के पास 2 मॉडल है। आप तो सारे सीमल ना बाइक से ना गाड़ी, लेकिन फिर भी सर के मैं ये कह रहा हूँ कि सर की लोगों से इस तरह ये उनको डील करते हैं, इतनी प्यार से उनसे काम लेते हैं कि आप देखें कि 104% जो है इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया। ये वो गली गली जाते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी जगह पे थ्रेट सही है। और इसके साथ वही बात कि आप लोगों को मोटिवेट रखेंगे, कंपटीशन की फिजा पैदा करेंगे, तो उससे और ज़्यादा बेहतरी भी आती है। अच्छा रफाकत साहब, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कैसे ईद मनाते हैं बच्चों के साथ? जी हम बेसिकली एज अ जॉइंट फैमिली रहते हैं गाँव में, तो मतलब 4 जैसे मैंने बताया 4 भाई हैं, उनकी सारी फैमिलीज़ हैं, वो सारे हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यूजुअली हमें ईद पे ही मौका मिलता है सारों को इकट्ठे होने का, क्योंकि सारे ही अपने अपने कारोबार में और जो भी उनके काम करते हैं उसमें बिज़ी होते हैं। तो मेरे 3 बच्चे हैं और इसी तरह मेरे से जो बड़ा भाई है उसके भी 3 बच्चे हैं, उससे बड़ा जो है उसके भी 3 बच्चे हैं, तो सबसे बड़े हैं उनका 1 बेटी है। तो हम लोग सारे इकट्ठे मिल के करते हैं। मैंने जैसे बता रहा तो चारों भाइयों की अलग से कुर्बानी होती है, एक बड़ा जानवर हम उसके अलावा करते हैं जिसमें वालिद साहब और वालदा और बाकी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके जो वफ़ात पा चुके हैं उनका हिस्सा वगैरह वो सारा करते हैं। तो बच्चों की इस ईद के एक तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये पब्लिक के लिए मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो ओरिजिनल स्पिरिट है ईद उल अज़हा की, वो तो सुन्नत इब्राहीमी को फॉलो करना है, और सुन्नत इब्राहीमी जो है वो अपनी ज़ात को कुर्बान करने का नाम है। तो आजकल जिस तरह के चैलेंजेस से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो मैं तमाम पब्लिक से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसको एक त्यौहार के तौर पे सिर्फ ना मनाएं, जो इसकी ओरिजिनल स्पिरिट है और जो पैगाम दिया गया है उसको अपनाते हुए मुल्क के लिए जितना भी आप कर सकते हैं वो आप कोशिश करें कि आप करें। एक जो और मैसेज इस कुर्बानी की जो रिवायत डेवलप हुई उसके बाद उसमें जो मैसेज आता है वो ये है कि हम लोग शायद ब्लेस्ड लोग हैं, हम आम एक आदमी से शायद बेहतर पोजीशन में, और हमारे लिए ये गोश्त खाना या प्रोटीन्स की इनटेक लेना शायद एक रूटीन का मैटर होगा जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है।
लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनको शायद गोश्त खाना सारा साल नसीब नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपके जिस तरह कुर्बानी देते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ। सबसे पहले ज़ाहिर है आपकी रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार भी आपके कुछ कम हैसियत के होते हैं, कुछ मतलब फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जो फाइनेंशियली वीक है उनको सबसे पहले अप्रोच करें, उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें। फिर आपके आसपास जितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ज़रूर कोशिश करें कि आप उनके घरों पे जाके उनको ये गोश्त ताकि उनको भी एक ये जो अल्लाह की नेमत है उससे वो फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सही, बट अ ब्यूटीफुल मैसेज सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने रिश्तेदारों के घरों में राने भेजने से आपकी स्पिरिट पूरी नहीं हो जाएगी। गोश्त भी भेज देंगे तो उसमें से जो बाकी गोश्त बचेगा वो उन लोगों को दे दीजिए जो पूरा साल नहीं इस्तेमाल कर सकते। अपनी फ्रिजें भरने से बेहतर है कि आप ये गोश्त बांटें और इसके साथ मोहब्बत बांटें। उन लोगों को ये एहसास दिलाएं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। हम क्या करते हैं, जिन्होंने कुर्बानी की है और जिन्होंने नहीं की है सब एक बराबर हो जाता है। उनकी तरफ से हमें गोश्त आ जाता है, हम उनको भेज देते हैं, लो जी हिसाब बराबर हो गया। ऐसे मत कीजिए। डिवीजन इस दफ़ा अगर आप ट्रूली इस्लामिक रूप से, और जैसे अभी सर ने कहा कि सुन्नत इब्राहीमी है तो सुन्नत समझ कर करेंगे तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ आपके सवाब में इजाफा होगा बल्कि आपकी रिस्क में बरकत पड़ेगी, आपके घर में बरकत पड़ेगी। और यही वो नीयत है जो आपको आगे लेकर चलती है। बहरहाल जी यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी ब्रेक में भी हम बातें कर रहे थे, कुछ अपनी बातें चल रही थी कुछ डिपार्टमेंट के हवाले से। और जब भी हम एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन है, टैक्स इकट्ठा कर लिया या गाड़ियों को रेगुलेट कर लिया, एक्साइज का टोकन टैक्स हो गया, नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं तो उनको चेक कर लिया। नहीं, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिसका जो आगे अगर आप चलें तो एक्साइज, टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स। तो एंटी नारकोटिक्स भी रवाकत साहब के अंडर आता है। और सर ईद पे ना ये रवायत ही बन गई है एक तरह से अनफॉर्चुनेटली कि ये बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया है। हम देखते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में अब इवन अदालत इस चीज़ पर बयान देती है कि मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और त्योहारों पे तो ज़्यादा ही लोग ना उसको समझते हैं। कैसे इस पर कंट्रोल कर रहे हैं और ईदों पे कैसे छापे मारे जाते हैं? इस पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोई फोकस जो है ना वो हम नहीं कर पाए। प्रीवियस जो हमारे टेन्योर्स रहे या गवर्नमेंट्स रही हैं, लेकिन अभी तो ऐसे हालात हैं कि हमें बहुत सीरियसली इसको टेकअप करना है। और इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा सीरियस इसको टेकअप किया भी है। इसमें थोड़ा सा हमें जो इश्यूज़ आते हैं वो जो जैसे साई साहब पहले बता रहे थे कि आपकी HR के इश्यूज़ हैं, उनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। अभी कल भी हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है और जो मंशियात का कारोबार करता था। और ईद के हवाले से हमारा सबसे ज़्यादा, क्योंकि लिकर को कंट्रोल करना भी हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो ईद के हवाले से हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि लिकर की जो इलीगल प्रोडक्शन है उसको हमने टैकल करना होता है। तो वो उस पर हमने टीम्स फॉर्म भी की हुई हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं जो रेड्स भी करेंगी और इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारे रेड्स होते हैं, तो उसको कार्रवाई करें। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, एंटी नारकोटिक्स इज़ अ वेरी सीरियस इशू फॉर पंजाब एटलीस्ट, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों और कॉलेजेस में इसकी अवेलेबिलिटी सम हाउ कंपैरेटिवली बहुत आसान होती जा रही है। और इसको हमें जब तक हम प्रॉपरली इसको टैकल नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़ का भी था। इस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स है एक जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, उनकी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ आती हैं। फिर हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की आती हैं। पुलिस किसी भी इस तरह के क्राइम की कॉग्निजेंस ले सकती है, SHO को ये कानून इख्तियार देता है। तो ये तीनों जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन तीनों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। मैं जो इस वक्त इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम करना चाहते हैं। अपने बच्चों को और उनके पेरेंट्स पे हम काम करना चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दी जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप ऑब्ज़र्व करें तो आप फ़ौरन अपने बच्चे को अपनी सेफ कस्टडी में रखें और हमें इतला दें ताकि हम उसके लिए कर सकें। और मतलब इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, अभी से कुछ दिन पहले भी ऐसी इतनी खबरें आ रही थी कि ओवरडोज यंगस्टर्स जो है वो करते हैं और वो दुनिया से चले गए। सही साहब, हम बच्चे जब होते थे, वैसे तो मैं अभी भी बच्ची हूँ, सही साहब की बात कर रही हूँ, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे, आप यकीन करें पता ही नहीं होता था इन चीज़ों का। मतलब
और बड़ा आपके बच्चे तो ऐसे मुझे लगता है पता नहीं सिमल तब तो इंटर में जो पीएचडी कर लिया उन्होंने। जो कोई सिगरेट को हाथ भी लगा रहा होता था तो हर बंदा शर्मिंदगी होती कहता थी। वो सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीता है। अब तो ये है कि आप किसी यहाँ पे कैफ़े पे चले जाएं, फैशन का किसी हिस्सा जगह है पे सर। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको वो टोबैको शॉप्स पे नज़र आएंगे, सिगरेट पीते नज़र आएंगे, और नशे ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। और जितनी भी रिपोर्ट्स मैं पुलिस की देख रहा था, चूँकि पिछले दिनों आपको पता है इन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ था, तो उसमें भी सारे ऐसे हर स्कूल कॉलेज के गिरदोनवा में बंदे बेचने वाले पकड़े जाते हैं, और वहाँ पे अंदर से भी नशे बरामद अच्छा, हो रहे हैं। ईद पे वैसे टीम्स मुतहरिक ज्यादा हो जाती हैं। ईद पे एक तो टीम मुतहरक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लोग लिकर का इस्तेमाल बढ़ लिकर जाता का नहीं, लिकर आजकल तो सर को इसका ये फ़ायदा है कि कम सेल होगी, चूँकि नया माली साल शुरू हुआ है तो अभी लाइसेंस इशू होंगे, परमिट्स इशू होंगे, तो तब ये बार वगैरह शुरू होंगे। एक तो इनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि उस तरह, लेकिन जो इलीगल लिकर है उसको रोकने के लिए ज़ाहिर है ये काम कर रहे हैं। जो सर जैसे सर बता रहे थे कि 1-2 दिन पहले भी बड़ा इन्होंने यहाँ मिनिस्टर कॉलोनी से जाली शराब पकड़ी है जो लोगों के लिए मुजरे सेहत है। और एक तो सारी मुजरे सेहत है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उससे हम बात वाक़या हो जाती हैं। तो ये टीमें तो काम कर रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है कि सोसाइटी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी, सीमल आपको पता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वालिदैन को इस बात का ना पता हो कि आपके बच्चे की हैबिट्स क्या थी, किस तरह वो काम करता था, और जब वो नशा करता है या मसला ये है कि सिगरेट पीता है। वालिदैन को भी समझ नहीं आती ना कि कैसे कनेक्ट करें अपने बच्चों के साथ। जैसे अभी रफाकत साहब कह रहे थे कि ईद के त्यौहार में मिल बैठने का मौका मिलता है, सब अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि वो कम्युनिकेशन, वो जो सहन में, जैसे अब हम टीवी लाउंज कहते हैं, वो पहले सहन हुआ करते थे कि बैठ के जो बातें किया करते थे, अब वो टाइम नहीं है। अब अगर कोई बैठा भी है तो अपने मोबाइल। हाँ, लेकिन आप इन छुट्टियों का, इन त्यौहारों का फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ना सिर्फ हाल अहवाल पूछ सकते हैं, वैसे ही और सुनाओ जी क्या चल रहा है, इतने में ही आप अगर उसकी बातें सुन के असेस कर सकते हैं कि वो किस जोन में है, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। जी बिल्कुल। रफाकत साहब, हम चूँकि ईद की बात कर रहे हैं और ईद पे डिफरेंट जब हम जिक्र करते हैं एरियाज़ का, तो हर एरिया की ट्रेडिशन डिफरेंट होती है। तो आपकी तो पोस्टिंग्स रही हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, कहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आया पोस्टिंग के दौरान, कौन सा डिपार्टमेंट आपने ज़्यादा इंजॉय किया? एक्चुअली मैं वैसे तो हमारी हर पोस्टिंग ही, क्योंकि एक डिफरेंट चैलेंजेस हर जगह पे होते हैं, हर मतलब एक डिफरेंट आप सिनेरियो डिफरेंट होता है। मसलन मैं एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ रहा, तो हेल्थ इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और पूरे पंजाब के जब आपको मामलात देखने होते हैं तो फिर आपके लिए वो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिर मैं फूड अथॉरिटी में रहा, तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस थी। अब फूड अथॉरिटी में जब मैं रहा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर हम ये वाला काम बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो शायद हेल्थ का काम बहुत रिड्यूस हो जाए। जब हम हॉस्पिटल का लोड फूड क्वालिटी को इंश्योर कर लें तो हम शायद अस्पतालों अपने पे जो बर्डन है उसको कम कर सकेंगे। अब एक्साइज में है तो ये टोटली एक डिफरेंट है। अब इसमें 2-3 तरह के चैलेंजेस हैं। इसमें ये होता है कि आप एक तो आपने टैक्सेशन पे आपने देखना है कि टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स और स्टेट्स जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक के लिए, उसकी पीछे वो टैक्सेशन ही होती है जो वो कलेक्ट करते हैं पब्लिक से। तो उस पर बहुत सारा काम होने वाला है, जो अभी तक मैंने अपनी कोशिश की है कि उसको इवेलुएट करके कुछ प्रपोजल्स बनाए हैं गवर्नमेंट के लिए। फिर नारकोटिक्स जो है इटसेल्फ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो आजकल हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये हर जगह के अपने चैलेंजेस, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन जो आपको इंटरनल, एक होती है आपकी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरे कर रहे होते हैं, एक होती है कि आपको इंटरनली वो फील हो रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या पब्लिक के लिए कुछ मैं बहुत बेहतर करने जा रहा हूँ। वो मुझे जब मैं हेल्थ में था तो मुझे ये फ़ील होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी एक्सेसिबिलिटी हेल्थ हमारे इंस्टीट्यूशंस तक नहीं होती थी। तो जब आपकी वजह से वो कनेक्ट हो जाते थे और उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड बहुत अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती थी, तो आपको इंटरनली बहुत अच्छा फ़ील होता था कि मैंने किसी गरीब को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। इसी तरह फूड अथॉरिटी में भी एक उसका अपनी ये थी कि जब आप किसी जाली चीज़ को पकड़ते हैं और जब आप किसी मिलावट वाली चीज़ को पकड़ते हैं
तो आपको बाकायदा ये फीलिंग आती थी कि यार मैंने पता नहीं कितने इंसानों को एक गलत चीज़ से बचा लिया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। फूड अथॉरिटी स्पेशली मैं कहूँगी, क्योंकि इतने सालों से हम उसे कवर भी कर रहे हैं सही साहब, उसके अंदर आप सोचो इतना कुछ हो सकता है और जो लोग अच्छा काम करते हैं वो नज़र भी आता है। बिल्कुल, वो जब आयशा मुमताज़ ने ये काम शुरू किया था तो सर तो तब आए जब वो चीज़ें स्मूथ हो गई थी। तो मैं बिल्कुल सर, मैं मैडम के साथ 2-3 जगह पे गया और वहाँ पे जो मैं खुद वहाँ पे उन्होंने वो लोग मुझे जानते थे। और ये कोई मैडम आयशा मुमताज़ ये नहीं थी कि अननोन थी, वो तब तक हर बंदा उनको जानता था। वो कमरे रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर लिए गए, पुलिस आई, पुलिस कोई बात ना करे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो जब ये चीज़ें स्मूथ करनी हो, फिर मेहनत करें आप, तो फिर हर चीज़ ठीक हो जाती है। और आपने सही याद कराया, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बहुत आगे लेके गए, लेकिन उनके बाद भी जैसे जैसे टेन्योर, मुझे आपका टेन्योर फूड अथॉरिटी में याद है, बहुत इनिशिएटिव्स लिए आपने, बड़ा नहीं अब तो जिस जगह से वो इनकी वैन्स गुजरती हैं सारे रेस्टोरेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं, पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी चूंकि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और हम बच्चों की बार बार बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम दौड़ाए फिरते हैं, ये फलां के घर गोश्त दे आओ, ये फलां के घर दे आओ, मोटरसाइकिल निकालो, ये कराओ। तो सही साहब अपने घर के छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने कितने फेरे लगाए ये उनसे जानेंगे, और कितने फेरे वो रोते हुए लगा देते कि रास्ते में किसी और को गोश्त दे दिया और आके कर कह दिया मैंने पहुंचा दिया। तो वो हम सारे राज उनसे भी खोलेंगे। और रफाकत साहब बचपन में कितने ताबेदार होते थे, क्योंकि आपने भी बताया कि आपके बड़े भाई हैं, आप भी सबसे छोटे हैं, मैंने नोट कर लिया था सर, आपने बता दिया कि सारे आपके बड़े भाई हैं तीनों और आप सबसे छोटे हैं, तो आपकी कितनी दौड़े लगती थी ये भी हम जानेंगे। और फॉर्चुनेटली मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे काम भी कोई नहीं करना पड़ता और मेरी बारी भी नहीं आती। तो एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो जी रफाकत साहब सबसे छोटे हैं आप, और मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरे में कि यंग एज में या बचपन में सबसे छोटा ही जो है ना, वो बेचारे मुझे लगता है सबसे ज्यादा पिसते थे। एक तो घर के बड़ों की बात सुनो, फिर अपने से बड़ों की भी सुनो, तो जो उनकी ड्यूटी होती थी वो भी छोटे कर रहे होते थे। जी, एक तो हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उस वक्त इतना सोफिस्टिकेटेड कल्चर भी नहीं होता था। उस वक्त पेरेंट्स अच्छा खासा रोब डालते थे और मारते भी थे, तो हमारी तो ग्रूमिंग, पैंटियाँ पड़ी हुई, तो सबसे छोटे को सबसे ज्यादा पड़ती है। एक तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जब आप छोटे होते हैं तो आप ही को करनी पड़ती हैं। मसलन सब्ज़ी घर की, अगर जब छोटे आप होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूजुअली प्रेफर करते हैं घर के बड़े कि ये अपने बच्चे को ही भेज के मंगवाएं। तो सब्ज़ी आपने लानी है, बाज़ार से कोई चीज़ लानी है, सो मच हो कि किचन के बर्तन, कपड़े बहनों भाइयों के, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको लानी पड़ती थी, और आप उसमें ना नहीं कर सकते। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं तो आपका वो एक्सपोजर इतना वास्ट हो चुका होता है कि आपको चीज़ें, अब इस वक्त मेरे पास ये टाइम नहीं होता कि मैं अपने लिए कोई चीज़ बाज़ार से जाके खुद ला सकूँ। तो मुझे ये पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलनी है और किस रेट पे मिलनी है। तो वो एक उस सारी एक्सरसाइज का, उस वक्त तो मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन उस सारी एक्सरसाइज का भी आपको फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि आपने अगर किसी को पैसे दिए, ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, सहल पसंदी का चूंकि शिकार नहीं होते हैं, तो उनको पता होता है, मेहनत करना भी जानते हैं और उसमें आर भी नहीं समझते, कि एक प्रैक्टिस हुई होती है बचपन से। और वो बेसिकली आप एक इकोनॉमी चला रहे होते हैं ना। आप बहुत छोटे होते से आपको पता होता है कि अब मैं अगर घर से 2000 रुपया लेके निकला हूँ तो मैंने इतने की सब्जी लेनी है, उसमें मैंने ये रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको इस बजट को यहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, फिर मैंने वहाँ पे जाके ये चीज़ लेनी है। तो वो चीज़ अल्टीमेटली आपकी, भी आप बांटा करते थे ऑफ कोर्स। तो कभी डंडी लगाई बीच में कि किसी और को दे दिया? नहीं या पहुंचाया ही नहीं वहाँ पे, बाद में अम्मी को फोन आ रहा है रफाकत आया ही नहीं साढ़े का? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। वो जाहिर है जो चीज़ जिम्मेदारी दी जाती थी, कोशिश करते थे कि वो उसी में पूरी हो। सही साहब आपने कितनी फेंटियाँ खाई? बहुत फेंटी पड़ती थी। बड़े साई साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उनसे लेके जो लाडले भी बंदा थे आप, ऐसे ही आपने कहानियां नहीं सुनानी, मुझे पता है। नहीं वो तो आपको पता है, आप लोगों ने देखा भी हर बंदा। लेकिन ये है कि जब बंदा घर का छोटा होता है, चीज़ें सारी आपने करनी है, कोई भी काम है वो आपने करना है। बल्कि हम, क्योंकि हमारी सिस्टर कोई नहीं थी, तो घर के जिस तरह सर बता रहे हैं कि हर काम वाला काम भी आपने करना। तो उसमें यह था कि एक भाई हैं जो गाँव में होते हैं, अभी भी उनका बिजनेस है वहाँ पर, वो थोड़े थे चंगेज़ खान टाइप के ना,
वो जूते भी उनके पॉलिश हमने करने। उसके बाद वो कॉटन का सूट पहनते थे, माया शेख, तब वो हम छोटे पानी लगा के छोटे इस्त्री करना। तो जब वो या तो धोबी से करवा के आते, नहीं या मैं या मेरे से बड़ा है उन कहते चलो तुसी दुआ इस्त्री कर। तो वो बड़ा लंबा काम था। गोश्त बांधने की जिम्मेदारी आती थी बिल्कुल। आपको, मुझे लगता है डंडियां लगाते। नहीं सिमल, ईद के दिन ये होता था कि सुबह सुबह नमाज पढ़ के आए हैं, बकरा ज़िबा किया है, तो उसके बाद चलें ये प्लेट के ऊपर प्लेट रखनी है, चल भाई वो काट, वो फलां ताए के घर दे के जो 1.5 किलोमीटर दूर रहते, वो सारी ये हमसे एक्सरसाइज करवाते थे। और बाद में जो ईदी मिलती है वो आपको पता है किस तरह की ईदी मिलती थी। अच्छा, कभी शहर में ईद करनी पड़े तो स्पेशली जिनका गांव से ताल्लुक होता है या रूरल बैकग्राउंड होता है, उनको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ की थोड़ी डिफरेंट होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है मिलाना और बहुत ज़्यादा पूरा गांव ही आपका रिश्तेदार होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि आप पता नहीं नेबर में भी जाओ तो उनको कैसा दो। गाँव में तो अभी भी सर ने जाना, जब जाना होगा, जब मैंने ईद से 2 दिन पहले, आपकी सोच है कितने लोग फ़ोन कर रहे होंगे, कितने इंतज़ार कर रहे होंगे। जब हमने घर पहुँचे हैं तो आपको कभी फील हुआ है, कभी लाहौर में ईद की आपने? ऐसा मैंने लाहौर में भी 1 या 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है ईद करने का, और जब मैं फील्ड पोस्टिंग पे था बीइंग डिप्टी कमिश्नर, तो वो ज़ाहिर है आपको ज़िले में रहना पड़ता है और आपको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ईद पे आपकी होती है तो वहाँ पे भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे बड़ा लिमिटेड आपके पास स्कोप होता है, मतलब आप 2-3 लोग होते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ईद वाले दिन, और आप उनकी तरफ जा सकते हैं या उनको बुला सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉलीग्स ही होते हैं, कॉलीग्स होते हैं वो बेसिकली, जिनके साथ आप हर वक्त ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो वो बड़ा डिफरेंट और मुश्किल एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली ईद पे आपकी एक्सपेक्टेशन, ख़ास तौर पे हम जो आपके छोटे होते से ग्रूमिंग हुई होती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो ईद पे ये होती है कि जी झमघटा होगा रिश्तेदारों का, सारों को मिलेंगे, सारे बच्चे होंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मतलब सारों का, ख़ास तौर पे बच्चों की ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो आप मिस करते हैं सारी चीज़ें जब आपको अपने उस एरिया से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप प्रेफर करते हैं ईद करना, उस पर ना करनी पड़े। ये मुझे लगता है कि यूजुअल एक्टिविटी से कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मैं हमेशा बड़ा हैरान होती थी कि लोग गाँव ईद करने जा रहे हैं, तो हम तो चूँकि पूरा जॉइंट फैमिली, पूरा ख़ानदान लाहौर ही रहता था, तो कभी इत्तफाक ही नहीं हुआ जाने का। लेकिन अब ऐसा इत्तफाक हुआ कि ससुराल वाले ईद के दिन गांव जाते हैं, तो मुझे अब वो भी एक्सपोजर हो गया कि वहां जाके सबसे मिलना, वहाँ पे वो बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं, वो लोग उनको वो बड़ा लालच नहीं है, वो जब फूफो सास आपको आके जोर से जब भी डालती है ना, तो वो एक्चुअली खलूस में वो सारे और बाल भी खराब कर वो मेरे ख्याल से सालों बाद जब आप मिले तो चलता है, वो प्यार ऐसे देती हैं। शादियों पे आप थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, ईद में चलता है। तो मेरे ख्याल से ये मिलना मिलाना, ये प्यार बांटना, खुशियाँ बांटना, यही असल स्पिरिट है जिसे एंजॉय करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालते चले आ रहे हैं। तो रफाकत साहब, चूँकि वक्त हमारा गुजर गया और पता नहीं लगा, बातों बातों में इतना टाइम गुजर गया, लेकिन एक मैसेज जो आप देना चाहें लाहौरियों को, ओवरऑल पाकिस्तानियों को, वो क्या होगा? जी, एक तो अब क्योंकि ईद उल अज़हा पे एक हज की बरक़ात भी साथ शामिल होती हैं, तो मैं हाजी जो हमारे ऑलरेडी हज तो ज़ाहिर कर चुके हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अल्लाह के घर पे क्योंकि गए हुए, तो मुल्क खुदादाद जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है उसके लिए खुसूसी सारी कौम मिल के दुआ करे ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो। इस ख़ास इवेंट के हवाले से मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि ये सिर्फ ज़िम्मेदारी कल के दिन या आज के दिन हमारी नहीं है कि हम अपने आसपास के गरीब लोगों का ख्याल रखें, ये ज़िम्मेदारी हमारे दीन ने भी और हमें हैसियत इंसान हमारी बनती है कि हम अपने आसपास उन लोगों का ख्याल रखें जो डिज़र्विंग है और जिनको ज़रूरत है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो इन्फ्लेशनरी जो एक चल रही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनेशनली है सारे, हमारे यहाँ भी उसका इम्पेक्ट आ रहा है। तो उसमें अपने आसपास ज़रूर नज़र रखें, अपने हमसायों का, अपने अजीज़ों का जो आपसे इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए आप जो भी कर सकते हैं फाइनेंशियली किसी भी काइंड की फॉर्म में उनकी ज़रूर मदद करें। और कुछ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो किसी से मांग नहीं सकते और वो लेकिन वो डिज़र्व करते होते हैं, तो उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। कोशिश करें कि हम
परमानेंटली उनके लिए कोई ऐसा अगर कोई चीज़ कर सके कि जिससे उनको परमानेंटली एक सपोर्ट इकोनॉमिकली मिल जाए, जब तक आप कर सकते जब तक हैं आप जितनी कर आपकी सकते हैं जी, हैसियत है। और जितनी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप ज़रूर बाउंड हैं कि आपने सबको, तो ज़ाहिर है इंसान है नहीं, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली हुई है, बिल्कुल। सबकी आप नहीं ले सकते, लेकिन जितनी आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर कोशिश करें कि बिल्कुल सही। और इसी पूरा में साल इसको कंटिन्यू रखें। और बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो आप यकीन जानिए कि इस नीयत से करें कि जितने लोगों का रिस्क आपके रिस्क से जुड़ा है, आपका रिस्क बढ़ता जाए। और ये दीन इस्लाम आपको सिखाता है। तो जितने लोगों का रिस्क आप पर डिपेंड कर रहा है, अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजेगा। ये नीयत अगर होगी तो खुद ब खुद बरकतें आती चली जाएंगी। सही साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, एक मैसेज जो आप देना चाहें, क्या होगा? शीमल में यही जिस तरह सर कह रहे थे, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा कि जो बंदा कुर्बानी कर रहा है वो तो साहिब हैसियत है। ये ना हो कि आपके दाएं बाएं जो हैं वो ईद के दिन भी वो ब्रायलर मुर्गी पक रही है जी। और वो लोग होते हैं सफ़ेद पोश, वो कह नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि अपने गिरदोनवा में फिर जो भी लोग बेचारे इस काबिल नहीं हैं, उनके घरों में हर सूरत में गोश्त पहुँचाएँ। दूसरा, एक तो ये ईद के दिन के लिहाज से हमें जो मौजूदा सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए और चीज़ें बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है अगला जो 1.5 दिन है ईद का वो आपका अच्छा गुजरेगा। सही साहब, आप तो ड्यूटी पे ही होंगे, मुझे पता है। कोई बात नहीं जी, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर से कहीं जाना नहीं है, ब्रेक ले रहे हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नए गेस्ट के साथ। हमारे साथ रहिएगा।